नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ पराक्रम से शेखावत। तो आइए शुरू करते हैं तेज रफ्तार से जुड़ी खबरें। नेपाल और तिब्बत में अचानक आई भीषण बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 472 हो गई। 1400 से अधिक लोग लापता। भारत नेपाल में बाढ़ के बाद लगातार मदद जारी। बुधवार को 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री भेजने के बाद कल एक सैन्य परिवहन विमान से 37.5 टन और एसडीआर सामग्री, दवाएं और खाद्य सामग्री भेजी गई। नेपाल में भीषण बाढ़ और तबाही के बीच कल आए भूकंप ने लोगों की चिंता और बढ़ाई। रिक्टर पैमाने पर 3.2 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। इस झटके से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि नेपाल में बाढ़ से 84 भारतीयों को सुरक्षित निकाला गया। विदेश मंत्रालय ने स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित भारतीयों तक पहुंचने के लिए 24 घंटे काम करने वाला कंट्रोल रूम स्थापित किया। विदेश मंत्रालय नेपाल के अधिकारियों के साथ समन्वय कर लापता भारतीय नागरिकों की जानकारी जुटाने और उन्हें सुरक्षित निकालने के लिए प्रयास कर रहा है। नेपाल में आई बाढ़ को देखते हुए बिहार सरकार ने सीमावर्ती इलाकों में निगरानी और तैयारियां बढ़ाई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बगहा, बेतिया और मोतिहारी जैसे सीमावर्ती क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक कर अधिकारियों को पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी संसाधन तैयार रखें। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जिलों में प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी किया और गंडक नदी पर निगरानी बढ़ा दी। जिला प्रशासन बाढ़ की आशंका को देखते हुए तैयारियों में जुटा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद प्रदेश सरकार ने बचाव और राहत अभियान के लिए 32 सदस्यीय एसडीआरएफ पलटन और 22 पीएसी कर्मियों को नेपाल में तैनात किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 से 30 अगस्त को उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। यह प्रधानमंत्री की उज्बेकिस्तान की चौथी यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति मिर्जियोयेव के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, निवेश, रक्षा, डिजिटल संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा और जन के बीच संबंधों में सहयोग की समीक्षा करेंगे और भविष्य की प्राथमिकताएं तय करेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक उज्बेकिस्तान की राजकीय यात्रा के बाद प्रधानमंत्री 31 अगस्त से 1 सितंबर तक 26वें एससीओ शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए बिश्केक जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से 6 दिवसीय अमेरिका दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वो शिकागो, एशविले और न्यूयॉर्क का दौरा करेंगी। शिकागो में वित्त मंत्री प्रमुख निवेशकों, सीईओज और निजी क्षेत्र के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगी। वित्त मंत्री G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। 31 अगस्त और 1 सितंबर को होने वाली इस बैठक में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय चुनौतियों पर चर्चा होगी। न्यूयॉर्क में वित्त मंत्री प्रमुख कंपनीज के सीईओ और वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ एक निवेशक गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगी। भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय और संस्थागत संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा होगी। कनाडा में भारत कनाडा के बीच पहली द्विपक्षीय आर्थिक और वित्तीय वार्ता हुई, जिसमें दोनों देशों ने निवेश, वित्तीय क्षेत्र, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और महत्वपूर्ण खनिजों समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में भारत की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कनाडा की ओर से वित्त मंत्री ने हिस्सा लिया। बातचीत का फोकस दोनों अर्थव्यवस्थाओं की क्षमताओं और जरूरतों को जोड़ते हुए व्यापार और निवेश के नए अवसर तलाशने पर रहा। भारत और कनाडा ने वित्तीय क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा की। इसमें सीमा पार भुगतान, वित्तीय स्थिरता, फिनटेक और कैपिटल मार्केट्स जैसे क्षेत्र शामिल हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन के मौके पर राष्ट्रपति भवन में देश भर के सरकारी स्कूलों के छात्रों और शिक्षकों से बातचीत करने का कार्यक्रम तय किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ के 3 दिवसीय दौरे पर
इस दौरान वो कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की जापान यात्रा संपन्न। उन्होंने भारत में अधिक जापानी निवेश और सुदृढ़ औद्योगिक साझेदारी का आह्वान किया। गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में आगामी बड़े अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों की तैयारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में 2036 ओलंपिक खेलों की भारत की दावेदारी के साथ 2029 के वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स और 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति भवन में संकल्प से सिद्धि का मोदी युग पुस्तक का विमोचन किया। रक्षाबंधन का त्यौहार आज पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रंग बिरंगी राखियां बांधती हैं और उनकी खुशहाली, सेहत और समृद्धि के लिए प्रार्थना करती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए एक्स पर लिखा कि रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये पावन पर्व आप सभी के जीवन में खुशहाली, समृद्धि और सफलता लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रक्षाबंधन पर देशवासियों को बधाई दी। राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षाबंधन का त्यौहार प्राचीन काल से ही देश की संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि समस्त देशवासियों को भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास को समर्पित रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए। झारखंड के जमशेदपुर में आदिवासी महिलाओं ने अलग अंदाज में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। यहां आदिवासी महिलाओं ने पेड़ों को राखी बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। महाराष्ट्र में धर्मांतरण से जुड़ा कानून आज से पूरे राज्य में लागू। महाराष्ट्र फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का उद्देश्य बल, धोखाधड़ी, दबाव, प्रलोभन या किसी भी अन्य तरह के प्रलोभन के जरिए कराए जाने वाले धार्मिक धर्मांतरण को रोकना है। रक्षाबंधन से पहले बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को सरकार ने बड़ा उपहार दिया। चौथे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 अब एक ही चरण में आयोजित होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है और उनकी मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है। इसी के साथ छात्रों का चल रहा आंदोलन समाप्त हो गया। श्रीलंका के नौसेना कमांडर वाइस एडमिरल जेमियन फर्नांडो भारत के आधिकारिक दौरे पर। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बुधवार से शुरू दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय समुद्री सहयोग को और मजबूत करने के साथ भारत और श्रीलंका के बीच नौसेना संबंधों को बढ़ाना है। केंद्र सरकार की पहल के तहत नासिक से चली कांदा एक्सप्रेस दिल्ली पहुंची। इस विशेष ट्रेन के जरिए लाया गया प्याज राजधानी समेत NCR के इलाकों में वितरण के लिए पहुंचेगा। रेल मंत्रालय ने अपने सभी जोन को निर्देश दिया कि रेल मदद ऐप पर यात्रियों की ओर से की गई शिकायतों को डिजिटल प्रणाली के जरिए सीधे ट्रेन में तैनात रेलवे के कर्मचारियों के पास भेजा जाए ताकि उनका जल्द समाधान हो सके। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए PM श्री स्कूल परियोजना शुरू की जाएगी। यह स्कूल जल्द ही मालदा जिले में बनेगा। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रावण मास की पूर्णिमा और रक्षाबंधन के अवसर पर श्रद्धालु सरयू नदी में पवित्र डुबकी लगाने पहुंचे। अयोध्या में रक्षाबंधन के अवसर पर भगवान राम की बहन शांता की ओर से श्रद्धालु ने केले के तने से भगवान राम के लिए राखी भिजवाई। ये राखी उन्हें कल पहनाई जाएगी। झारखंड के देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में श्रावण मास की पूर्णिमा और श्रावणी मेले की समाप्ति के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर सड़क हादसा। ट्रक और तेल टैंकर के बीच जोरदार टक्कर हुई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों में अचानक आग लग गई। श्री अमरनाथ यात्रा आज रक्षाबंधन के त्योहार के साथ संपन्न। यात्रा का समापन पवित्र गुफा मंदिर में महंत दीपेंद्र गिरी के नेतृत्व में पवित्र छड़ी मुबारक के पहुंचने के साथ होता है। इस वर्ष पहलगाम और बालटाल दोनों रास्तों से 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने
श्री अमरनाथ यात्रा की। 57 दिन तक चलने वाली ये यात्रा इस साल 3 जुलाई को शुरू हुई थी। राजस्थान सरकार ने हाल ही में आई प्राकृतिक आपदा और मौजूदा हालात का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा को कुछ समय के लिए रोकने की घोषणा की। केरलम में सबरीमाला मंदिर ओणम पूजा के बाद आज रात 10 बजे बंद हो जाएगा। ओणम के दौरान पहाड़ी पर स्थित इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस वर्ष त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड ने तिरुओणम के दिन मंदिर में ओणम भोज का आयोजन किया। मंदिर अगले महीने की 16 तारीख को पुनः खुलेगा। मौसम विभाग ने ओडिशा और बिहार में आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में भी तेज बारिश का अनुमान जताया। प्रधानमंत्री जनधन योजना के 12 साल पूरे हो गए हैं। 2014 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 59 करोड़ से ज्यादा खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इन खातों में कुल 3.17 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। 78% खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में हैं, जबकि करीब 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के पुनर्गठन का 1 साल पूरा। इस दौरान 21.86 लाख ऋण बांटे गए, जिनकी कुल राशि 6,294 करोड़ रुपए रही। वहीं 10.56 लाख नए लाभार्थी योजना से जुड़े। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन एनबीएफसी मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बजट 2026-2027 में घोषित स्वास्थ्य परियोजनाओं की समीक्षा की। पहले चरण में मार्च 2027 तक 160 जिला अस्पतालों को मजबूत किया जाएगा। बैठक के दौरान बताया गया कि करीब 1.5 लाख देखभालकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही मेडिकल वैल्यू टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश की जरूरत होगी, जो भारतीय वित्तीय संस्थानों, पूंजी बाजार, बीमा कोष, इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों और निजी पूंजी के जरिए जुटाया जाएगा। मुंबई में भारत नवीकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन और एक्सपो 2026 के रोड शो में प्रहलाद जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत 50 लाख घरों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाए जा चुके हैं। दिल्ली में खाद्य सुरक्षा अभियान के तहत करीब 131 किलोग्राम खराब खाद्य सामग्री नष्ट की गई। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने बताया कि खाद्य उत्पादों के 37 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मिलावटखोरों पर सख्त कार्रवाई और निगरानी तेज करने के निर्देश दिए। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर एम श्रीनिवास ने श्रीनगर में जम्मू कश्मीर की विकास परियोजनाओं और प्रमुख योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि जम्मू कश्मीर अब विकास और आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ रहा है। उमर अब्दुल्ला से मुलाकात कर उन्होंने विकास प्राथमिकताओं और नीति आयोग के सहयोग पर चर्चा की। उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे ने दिल्ली एनसीआर में 35 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री की शुरुआत की।
इसके तहत एनसीसीएफ, एनएफएडी और केंद्रीय भंडार के आउटलेट्स के साथ साथ मोबाइल वैन के जरिए भी लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों के डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए दानवीर पहल में जनभागीदारी का आह्वान किया। पहल का उद्देश्य तकनीक के जरिए पंचायतों को मजबूत कर सहभागिता शासन को बढ़ावा देना है, जिसके तहत व्यक्ति और संस्थाएं सत्यापित ग्राम पंचायतों को सीधे डेस्कटॉप कंप्यूटर दान कर सकते हैं। सरकार की ओर से चीनी आयात की अनुमति, स्टॉक सीमा लागू करने और जमाखोरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद कीमतों में मामूली गिरावट आई। खुदरा बाजार में चीनी का भाव घटकर 64.33 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। सरकार के इन कदमों का उद्देश्य बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण रखना है। सेबी के चेयरमैन तुहिनकांत पांडेय ने कहा कि समापन नीलामी सत्र व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। तुहिनकांत पांडेय ने बताया कि एनएसई के आईपीओ से जुड़े दस्तावेजों के मसौदे को मंजूरी देने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। बीपीसीएल चेयरमैन संजय खन्ना ने कहा कि E20 पेट्रोल को E10 से बदलने की कोई योजना नहीं, पुराने वाहनों के लिए अलग से E10 विकल्प देने पर चल रही है चर्चा। भारत की संप्रभु साख रेटिंग को लेकर S&P ग्लोबल रेटिंग्स ने जताया भरोसा। एजेंसी ने भारत की रेटिंग BBB और आउटलुक स्थिर बनाए रखा। S&P के मुताबिक भारत की तेज आर्थिक वृद्धि, नीतिगत स्थिरता और बुनियादी ढांचे में लगातार निवेश इसकी मजबूती को दर्शाते हैं। गजा में इजरायल के हमलों में 3 लोगों की मौत, कई अन्य लोग भी घायल। इजरायल की सेना के अनुसार इन हमलों में हमास के एक चरमपंथी को बनाया गया था निशाना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड के प्रमुख निकोले म्लादेनोव ने संयुक्त राष्ट्र की एक बैठक में इजरायल के लगातार हमलों के लिए नाराजगी जताई। इजरायल ने कहा कि वो ट्रंप की शांति योजना के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन इसके लिए हमास का निरस्त्रीकरण जरूरी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए शर्तों पर काम किया शुरू। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव मोहसेन रिजाई के मुताबिक क्षेत्रीय युद्ध खत्म करना प्रमुख शर्तों में शामिल। ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही के लिए शिपिंग कॉरिडोर बनाने पर जताई सहमति। वहीं ईरान ने अमेरिका से नाकेबंदी खत्म करने, मुआवजा देने और प्रतिबंध हटाने की मांग की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने बोस्नियाई युद्ध के पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। उन्होंने नेताओं से स्रेब्रेनिका नरसंहार से इनकार नहीं करने और युद्ध अपराधियों का महिमा मंडन न करने की अपील की। ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर कर बदलाव को तुरंत लागू करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि रूस नाटो देशों पर हमला नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे। हालांकि अमेरिका और यूरोपीय अधिकारी रूस की संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। कांगो में इबोला के कहर के बीच वैक्सीनेशन अभियान शुरू। किसंगानी में सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स को लगाया जा रहा है टीका। इबोला का प्रकोप कांगो के 6 प्रांतों तक फैला। इस दौरान 5000 से ज्यादा मामले और 2500 से अधिक मौतें दर्ज की गई। सरकार को 50,000 से ज्यादा वैक्सीन डोज मिले हैं। नाइजीरिया के नाइजर स्टेट में बड़े पैमाने पर अपहरण के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पिछले हफ्ते एक मस्जिद पर हुए हमले के बाद करीब 600 महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के अपहरण की बात सामने आई। पुलिस ने पीड़ितों की सही संख्या की पुष्टि अभी नहीं की है। अधिकारियों का कहना है कि बंधकों की सुरक्षित रिहाई के लिए अभियान बेहद सावधानी से चलाया जा रहा है। अल्जीरिया में जंगल की आग ने मचाई तबाही। देश के कई इलाकों में फैली आग में अब तक 12 लोगों की मौत, वहीं 54 लोग घायल। भीषण गर्मी के बीच आग की 154 घटनाएं दर्ज। आज दुबई में होगा महिला T20 एशिया कप का आगाज। पहले मैच में थाईलैंड और हांगकांग, चीन होंगे आमने सामने। इस टूर्नामेंट में 8 टीम्स ले रही हैं हिस्सा। भारत अपना पहला मैच
30 अगस्त को थाईलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि भारत पाकिस्तान का मुकाबला 5 सितंबर को होगा। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड चेस 2 फाइनल्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा। इसी के साथ ही वो ये प्रतिष्ठित खिताब जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने। भारतीय महिला हॉकी टीम ने विश्व कप में 52 साल बाद अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 5वां स्थान हासिल किया। भारत ने क्लासिफिकेशन मैच में जर्मनी को 3-1 से हराया। कोच शोर्ड मारिन ने इस उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा, इस प्रदर्शन से खिलाड़ियों को आगामी एशियाई खेलों में इसका फायदा मिलेगा। बीसीसीआई की महिला चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया ए के आगामी भारत दौरे के लिए टीम की घोषणा की, जिसमें अनुष्का शर्मा 3 मैच की T20 सीरीज में कप्तानी करेंगी, जबकि यस्तिका भाटिया वनडे और टेस्ट टीम की अगुवाई करेंगी। सयाली सदगरे T20 में उपकप्तान होंगी, जबकि अनुष्का वनडे और टेस्ट प्रारूप में उपकप्तान होंगी। दौरा 12 सितंबर से शुरू होगा और इसमें 3 T20, 3 वनडे और 1 टेस्ट मैच शामिल है। T20 मुकाबले 12, 15 और 17 सितंबर को न्यू चंडीगढ़, वनडे 20, 23 और 20 सितंबर को मोहाली और टेस्ट 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक धर्मशाला में खेला जाएगा। श्रीलंका ने फॉलो ऑन के बावजूद भारत के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ कराया। इसी के साथ भारत ने 2 मैचों की सीरीज 1-0 से जीती। श्रीलंकाई बल्लेबाज सोनल दिनुशा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सोनल ने इस मुकाबले की पहली पारी में 103 रन बनाए। भारत के सुमित नागल का अमेरिकी ओपन क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में अभियान पहले दौर में ही समाप्त हुआ। नागल को शीर्ष वरीयता प्राप्त फ्रांस के आर्थर गिया के खिलाफ सीधे सेट्स में 3-6, 6-7, 4 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही नागल मुख्य ड्रॉ में जगह बनाने की दौड़ से बाहर हो गए। बेंगलुरु में 29 अगस्त से KSLTA वर्ल्ड टेनिस जूनियर J30 टूर्नामेंट का होगा आयोजन। 5 सितंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में भारत के शीर्ष जूनियर खिलाड़ियों के साथ कई देशों के युवा खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। टूर्नामेंट के क्वालिफाइंग मुकाबले 29, 30 अगस्त और मुख्य ड्रॉ के मैच 31 अगस्त से 5 सितंबर तक खेले जाएंगे। यूएई के बल्लेबाज आसिफ खान पर बैन सब्सटेंस के लिए पॉजिटिव टेस्ट के बाद सभी क्रिकेट गतिविधियों में शामिल होने पर 15 महीने का प्रतिबंध लगाया गया। आसिफ खान ने डोप टेस्ट में प्रतिबंधित पदार्थ मैस्ट्रोलोन का मेटाबोलाइट पाए जाने के बाद आईसीसी एंटी डोपिंग नियम तोड़ने की बात स्वीकार की। और टोयोटा के टाकामोटो कात्सुता ने पराग्वे में WRC शेकडाउन में सबसे तेज समय दर्ज किया। उन्होंने 2 मिनट 59.5 सेकंड के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। और इसी के साथ ही एक्सप्रेस न्यूज 100 में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।